अपना देश है वो अपने देश में जाएं, हमारे देश में कोई जगह नहीं। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी रह गई है सब लोग जानते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है ये है कि किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग इन्हें बढ़ावा देने और बचाने का काम करते हैं। ये तमाम बातें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही हैं। है या अन्य उनके स्किल को बढ़ाने का कोई विषय है, उसकी पूरी जानकारी लेंगे और उसका लाभ विधानसभा को मिलेगा। मैं बधाई देता हूं सभी कर्मचारियों को और हरविंदर कल्याण जी को कि उन्होंने इस प्रकार का ये कार्यक्रम जो रखा है, ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कि जिसका हमारे हरियाणा विधानसभा के। तो एक बार फिर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बांग्लादेश में जो हालात हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर बयान दिया है। रोहिंग्याओं को लेकर उन्होंने मुसलमान को लेकर के बयान दिया। उनका कहना है कि जिनका अपना देश है वो अपने देश में जाएं, हमारे देश में हम सभी को नहीं रख सकते। ये उनका स्टेटमेंट है। चंडीगढ़ से ये खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का बड़ा बयान है जिसका उन्होंने कहा है कि जिनका अपना देश है वो अपने देश में जाएं, हमारे देश में कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए आज सरहदी पड़ोसी देश पाकिस्तान में वहां पर हिंदुओं की स्थिति क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग इन्हें बढ़ावा देने और बचाने का काम करते हैं। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, आज सीएम ने कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने जो बांग्लादेशी या जो रोहिंग्या हैं या फिर पाकिस्तान में जो मौजूदा स्थिति क्या है वहां अल्पसंख्यकों के साथ या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या स्थिति है, कई मुद्दों पर उन्होंने बात की है। अंकित, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है वो प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे। जो प्रशिक्षण शिविर विधानसभा की ओर से कर्मचारियों के लिए लगाया गया और उसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कई विषयों के ऊपर बात की है और मुख्य विषय जो है वो उन्होंने प्रशिक्षण के बारे में बताया, वहीं दिल्ली के चुनाव के बारे में बताया कि दिल्ली के चुनाव में उनकी ड्यूटी लगेगी तो वो अवश्य जाएंगे। वहीं केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधा। वहीं मुख्य रूप से रोहिंग्या को लेकर जब जेटली ने उनसे सवाल किया कि रोहिंग्या लगातार सरकार उनके ऊपर कदम उठा रही है, उनको कहीं ना कहीं एक देखने का काम कर रही है, पुलिस भी उनको चिन्हित कर रही है और चिन्हित करके उनको यहाँ से निकालने का काम कर रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोहिंग्या के लिए यहाँ हमारे देश में कोई जगह नहीं है। जिनका जो अपना देश है वो अपने देश के अंदर जाएं। अपने आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की क्या स्थिति है, कितनी संख्या हिंदुओं की रह गई है, हम सब जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं वो भी हमारे से अछूता नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा और उन्होंने इसको लेकर के इंडी गठबंधन या कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इन्हें बचाने और कहीं ना कहीं उत्साह देने का काम करते हैं। तो उनके ऊपर भी निशाना वो साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के जो अच्छे काम है वो तो उन्हें दिखते नहीं है। विपक्ष की बात वो कर रहे थे, लेकिन रोहिंग्या को बचाने का काम वो करते हैं, उन्हें बढ़ावा देने का काम वो करते हैं और विपक्ष जो है सरकार के ऊपर निशाना साधता हुआ नजर आता है। तो यही सब विषयों के ऊपर जो है मुख्यमंत्री जो है बोलते हुए नजर आए। जी अंकित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बयानों से एक बार फिर इंडी गठबंधन दलों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन या इस गठबंधन के नेता ऐसे मुद्दों पर अपने मुंह में इलेक्ट्रॉनिक ताले लगा लेते हैं, वो खुलकर बात नहीं करते। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस के प्रवक्ता। वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है। सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर हो, चाहे रोहिंग्या को लेकर के हो, चाहे पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को लेकर हो, ऐसे मुद्दों पर जो इंडी गठबंधन के नेता हैं या उनके दलों के नेता वो जुबान पर इलेक्ट्रॉनिक ताला लगा लेते। नायब सिंह सैनी की सत्ता मद में पगला गए हैं, क्या उनको नहीं मालूम? इसी लोकसभा सत्र में प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के हिंदुओं का मामला उठाया था और उसको रोका किसने? देखिए, मुझे लगता है विद्रोही जी आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं कर रहे। वो आपका अधिकार है, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा। नहीं, मैं कह रहा हूं आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप बताइए ना, कोई इसके बारे में एक बार सोच लें। जी, एक आम व्यक्ति
व्यक्ति कहे तो मेरी समझ में आता है। एक मुख्यमंत्री, अभी लोकसभा सत्र हुआ है जिसमें प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठाया था, और प्रियंका गांधी ने जब मुद्दा उठाया, स्पीकर ने ही रोका था। स्पीकर ने कहा कि इसकी तरफ से, सरकार की तरफ से वक्तव्य आएगा, फिर आप कहना। तो इस बांग्लादेश, एक तरफ तो कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा नहीं उठा रहे, और दूसरी तरफ सरकार ही जब प्रियंका गांधी मुद्दा उठाती है तो लोकसभा में रोकने का काम करते हैं। और दूसरी बात, भाई 10 साल से केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। अगर देश में तो रोहिंग्या आ रहे हैं तो इसकी जवाबदेही कांग्रेस पर कैसे है? मुझे तो आश्चर्य है। बीएसएफ, बॉर्डर सुरक्षा सीमा जो है हमारा, उस पर तो बीएसएफ लगा हुआ है। कोई भी इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल कैसे, अब बॉर्डर पर कौन लगा हुआ? बॉर्डर की देख लीजिए, बांग्लादेश का बॉर्डर लगा हुआ है, त्रिपुरा का बॉर्डर लगा हुआ है, आसाम, त्रिपुरा और आपका थोड़ा सा बंगाल से। तो उन 2 जगह तो बीजेपी की सरकारें हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, असम में भी बीजेपी की सरकार है, और दोनों सरकारें तो 2 टर्म से है। और बंगाल में अगर कोई आता है तो इन्हीं 2 राज्यों की तरफ से आता है। क्या तो वो रोहिंग्या आएगा त्रिपुरा होकर, या आएगा आसाम होकर। तो ऐसी स्थिति में कोई घुसपैठिया अगर भारत में आता है तो उसकी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये बिल्कुल, मैं इसी पे प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नेहा धवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे बात करेंगे। नेहा से, नेहा, आप हमें ये बताएं कि ये जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो बात कही है कि रोहिंग्याओं के बारे में या बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है, वहां हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जो उन पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के, तो उनका यह कहना है कि एनडीए गठबंधन के लोग इस पर सवाल नहीं उठाते। मैं कांग्रेस के नेता से बात कर रहा हूं, विदेश प्रकाश विद्रोही हमारे साथ है, उनका कहना है कि लगातार मुद्दे उठाते रहे। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं है, चाहे वेद प्रकाश विद्रोही जी कोई भी बात कहें, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि कांग्रेस के समय में ही रोहिंग्या जो है और हमारे देश के अंदर पलायन कर कर आए थे, और उन्होंने हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सबसे पहले अपनी बस्तियां बसाना शुरू किया था, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। और इलीगल एक्टिविटीज जो शुरू हुई थी वो कांग्रेस के समय में ही शुरू हुई थी। मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी को ये बताना चाहूंगी कि आज रोहिंग्या पलायन नहीं कर रहे हैं। रोहिंग्या जो हमारे देश में बस चुके हैं, समस्या उनकी है, क्योंकि जहां जहां ये रोहिंग्या बसे हैं, और आपको भी मालूम है कि चाहे वो पश्चिम बंगाल की बाउंड्री का एरिया हो, बॉर्डर का एरिया हो, और चाहे वो जो है म्यांमार की जो बाउंड्रीज है उसकी जो बाउंड्री है वहां पर हो, और ये जितने रोहिंग्या आए हैं ये सब अब पलायन कर कर देश के अन्य हिस्सों में भी चले गए हैं। और अन्य हिस्सों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में रोहिंग्या बहुत ज्यादा हैं। नॉर्थ के रीजन्स में रोहिंग्या बहुत ज्यादा पलायन कर कर, चाहे वो दिल्ली ही क्यों नहीं है, पलायन कर कर। वेद प्रकाश जी, आप सुन रहे हैं ना? आप पूरी बात सुनिए, फिर आपको जवाब देने का समय दूंगा। जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बोले, फिर मैं वेद प्रकाश जी की बात को भी सुन लूंगी। देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वोट परसेंटेज में जो कास्ट बेस्ड वोट परसेंटेज है या धर्म के आधार पर जो वोट परसेंटेज है, उसमें कितना अंतर आ चुका है। उत्तराखंड की भी यही समस्या है, हिमाचल की भी यही समस्या है, छत्तीसगढ़ में यही समस्या हो रखी है, और पश्चिम बंगाल में यही समस्या हो रखी है। जितने रोहिंग्या आए हैं उन्होंने, असम के अंदर ये समस्या बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर स्थिति है। आप देखिए कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी की परसेंटेज एकदम जनसंख्या पॉपुलेशन काउंट बढ़ गया, और उस पॉपुलेशन के कारण पूरी राजनीतिक स्थिति जो भारत की थी, इन राज्यों की थी, वो सारी जो है चेंज हो गई। और यही रोहिंग्या की समस्या को लेकर ही जब भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया था, चाहे वो ये कानून को लाने की बात थी, चाहे वो एनआरसी को लाने की बात थी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, यहाँ पर बात कर रहे थे ये कि केंद्र में इनकी सरकार है, राज्यों में इनकी सरकार है, ये कुछ करते क्यों नहीं? हम तो करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अड़ंगी कौन लगाता है, उसमें रोक टोक कौन करता है, उसमें राजनीति कौन करता है? कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, क्योंकि आपका वोट बैंक केवल एक पर्टिकुलर जो कास्ट है, पर्टिकुलर जो धर्म है, उनके वोट बैंक पर आपका कब्जा है, और आप वो कब्जा जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप उनके जो महत्व की बात है वो ज्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम राजनीति से ऊपर उठकर भारत की बात को सोचते हैं, तो हमें रोहिंग्या जो है वो दिखते हैं। ठीक है, वेद प्रकाश जी, आपको जवाब देना है।
वेद प्रकाश जी, देखिए नेहा जी अपनी बात को खुद ही काट रही है। ये कहते नेहा हैं जी कि मैं जवाब ले रहा हूं, प्रतिक्रिया ले रहा हूं उनसे, करते फिर आपके पास आऊंगा जी, आप सुने इसे। देखिए हरियाणा की देख लो, हरियाणा में हमको 39.4% वोट मिले। हरियाणा में मुस्लिम पॉपुलेशन मुश्किल से 3 या 4% है। तो हमको 36% जो वोट मिले वो हिंदुओं के मिले। कि इन्होंने हिमाचल की बात की, हिमाचल के अंदर हमको और इनको लगभग बराबर वोट मिले हैं। हिमाचल में मुस्लिम आबादी 0.5% भी नहीं है, वहां भी हिंदुओं के वोट मिले। दूसरा, ये तथ्यों को हमेशा गलत रखते हैं। भैया बांग्लादेशी मुसलमान अलग है जो 1971 के अंदर लगभग 1 करोड़ के करीब आए थे। उससे बाबू जो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है, शरणार्थी के रूप में आए थे। जब बांग्लादेश का उदय हुआ था, भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। और जहां तक रोहिंग्या का प्रश्न है, फिर ये आपको गलत बता रही हैं। रोहिंग्या भारत में 2 बार आए हैं। कांग्रेस के जमाने में जो रोहिंग्या आए थे 6 से 7 हजार या 8 हजार, वो आए थे यूएन मिशन के द्वारा। वो बाकायदा रजिस्टर्ड है। और उसके बाद भाजपा राज में आए तो भाजपा राज में भी कुछ रजिस्टर्ड हुए। बहन को पता होना चाहिए कि 22,000 रोहिंग्या बाकायदा यूएन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके तहत भारत में शरण लिए हुए हैं। जो कांग्रेस के राज में भी आए 6-7 हजार और 13-14 हजार आए हैं जब भाजपा के राज में आए। उसके अलावा अगर उसके बाद आए हैं रोहिंग्या, कोई किसी ने घुसपैठ की है तो वो जितने रोहिंग्या भारत में आए, मैं रोहिंग्या की बात कर रहा हूँ केवल, वो रोहिंग्या जितने भी घुसपैठ किए हैं इन 22,000 लोगों को छोड़कर, वो सारे के सारे भाजपा राज में आए हैं। तो हमारे राज्य में तो एक लेजिमेट शरणार्थी के रूप में आए हैं। और बहन की शरणार्थी की बात कर रही है, क्या उनको मालूम नहीं है ये एनआरसी भी राजीव गांधी ने जो असम गण संग्राम परिषद के जो छात्र थे उनसे समझौता हुआ था 1985-84 में, उसके तहत ये एनआरसी बनी है। और इस एनआरसी में काफी दिनों से कोर्ट में मुद्दा चल रहा था। एनआरसी में अगर रोड़े अटके हैं असम के अंदर तो भाजपा सरकार ने उठाए हैं। उसका कारण है कि एनआरसी के तहत बहुत से जो बांग्लादेश हिंदू भाषी जो बंगाली है वो भी एनआरसी में आ गए, इसलिए इन लोगों ने उस पर लागू नहीं की। और ये मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो जो बंगाल असम की एनआरसी का रजिस्टर्ड का सवाल है, नेशनल रजिस्टर का, वो सारा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। और वो शुरुआत हमारे समय जो गगोई सरकार की उसने की थी। तो बहन, और जो ये सीए का मुद्दा, ये अलग मुद्दा है। सीए नागरिकता का मुद्दा है, एनआरसी का अलग मुद्दा है। अब भाजपा के लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश का जो शरणार्थी आए थे 71 में उनका मुद्दा, रोहिंग्या का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा, सीए का मुद्दा, सारों को मिक्स कर जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, जबकि वास्तविकता ये है कि आज जो रोहिंग्या की जो भी समस्या है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल भाजपा है। नेहा जी अब समय आपको दिया जा रहा। जी वेद प्रकाश जी, मैं सीए भी समझती हूँ और एनआरसी को भी मैंने पढ़ा है, मैं उसे भी समझती हूँ। आप जानते हैं मैं एडवोकेट हूँ और मैं इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकती जो मैं नहीं जानती हूँ और या इन कानूनों को मैंने पढ़ा ना हो। मैं केवल डिबेट करने के लिए नहीं बैठती हूँ, उस विषय को जानती हूँ, इसीलिए मैं डिबेट में बैठती हूँ। और दूसरी बात, आप भी मेरे इस व्यवहार से परिचित हैं, आप भी जानते हैं ये बात। और जहां तक बात है रोहिंग्या की, आप कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बांग्लादेशी हिंदू के साथ में अपनी भावनात्मक जुड़ाव रखना चाहिए, क्यों हमें पाकिस्तान के हिंदू और सिखों के साथ अपना धार्मिक भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। नहीं, यहाँ जो बात हो रही वो ये हो रही है कि अलग अलग राज्यों में अगर कोई घुसपैठी है भी वो आया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, बात यहाँ ये हो रही है। जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है। आप देखिए कि किस तरह से पलायन, जो ये कह रहे हैं कि 22,000 आए, 7,000 आए, यूएनओ की मदद से आए, वो रजिस्टर्ड रोहिंग्याज थे। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो अनऑथोराइज्ड पलायन हुआ, इसकी खबरें निरंतर न्यूज़पेपर में उस दौरान में जब कांग्रेस की सेंटर में सरकार थी, नहीं हमारे दौरान के नहीं है मैडम, मैं यही बात तो आपको बार बार बता रहा हूँ। ये जो म्यांमार के अंदर जब आंग सान सू की को हटाया गया है, जब सैनिक विद्रोह हुआ तब आए मैडम, और वो मोदी जी के राज में आए। आप जरा
मैं आप वकील हैं इसलिए बड़ी समझदार है, इंटेलिजेंट है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया कर अपने तथ्यों पर आप ध्यान रखें, दोबारा गो शुरू करें। जिन्हें आप रोहिंग्या कह रहे हैं वो मोदी जी के राज में आए हैं और वो आए 6-7 साल पहले मैडम, और जो यूएनओ के थ्रू आए हैं वो रजिस्टर्ड है, वो शरणार्थी के रूप में आए, वो तो भारत सरकार की पॉलिसी के तहत आए हैं। तो आप दोनों को मिक्सअप ना करें मैडम, मेरा आपसे आग्रह इतना है। और आज समस्या गुरुग्राम, फरीदाबाद छोड़िए, हिसार और हांसी तक की भी समस्या, और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, झज्जर तक की चलिए, समस्या। बहुत नेहा जी बहुत शुक्रिया आपका, वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और ये एक